पहला जो क्वेश्चन है वो है 16वां नंबर। जौनपुर में सरकी सल्तनत की स्थापना से लेकर के। तो प्रश्न है मध्यकाल में जौनपुर में स्थापित सरकी सल्तनत के सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जैसे सरकी सल्तनत थी उसकी सांस्कृतिक विशेषताएं थी, यानी सांस्कृतिक मतलब इसने क्या किस तरह की मस्जिदें बनवाई, किस तरह के भवन बनवाए, क्या क्या इसने काम किए, ये सारी चीजें। तो इसकी स्थापना अगर देखा जाए, इसको सिराज हिंद कहा जाता था। इसकी प्रमुख स्थापक क्या है? अटाला मस्जिद है, लाल दरवाजा मस्जिद, जामा मस्जिद, शाही किला है। इब्राहिम शाह सरकी इसका प्रमुख शासक था। मलिक सरवर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, यानी इस वंश की स्थापना, सरकी सल्तनत की स्थापना मलिक सरवर द्वारा की गई थी। लेकिन जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने भाई जीवना खाई, यानी चचेरा भाई कुछ ऐसे था, उसकी याद में फिरोज शाह तुगलक ने इस नगर की स्थापना की थी। लेकिन यहाँ पे सल्तनत, सर की सल्तनत की स्थापना मलिक सरवर ने की थी, जो स्वयं एक किन्नर था। इसके बारे में अगर देखें तो क्या यहाँ पे क्या जो स्थापत्य हुआ, इसमें दो चीज थी। जो भी मंदिर वगैरह बनाए जाते थे वहां पे क्या होते थे, जो मेहराबें होती थी, मीनारों और गुंबदों का अभाव था। मेहराबें, मीनारों और गुंबदों का अभाव था, यानी जो ऐसे गुंबद होता था ये नहीं था, और मीनारें जैसे ऐसे ताजमहल के बगल में ऐसे खड़ी हुई हैं, ये नहीं होती थी। तो ऐसे मीनारें जैसे ऐसे बनी हुई हैं, और ये गुंबद है ताजमहल में ऐसे है नहीं, आसपास देखा जाए तो ऐसे करके। तो ये मीनारें नहीं होती थे ऐसे करके यहाँ पे, और ये गुंबद नहीं बनाया जाता था। इस प्रकार की ये विशेषता थी, और बड़ी बड़ी मेहराबदार जैसे ऐसे करके ऐसे मेहराबदार दीवारें ऐसे बनाई जाती। तो मेहराब ऐसे होता है, जैसे कहने का मतलब है, देखिए इस तरह से ऐसे करके ऐसे बना, ऐसे झुका हुआ, ये ईंटें ऐसे फंसाए जाते थे, इसको कहते हैं मेहराब। ऐसे करके दरवाजा जैसे होता है नहीं, यहाँ से प्रवेश द्वार हो गया, ऐसे करके अंदर लोग जाते हैं, तो ये दरवाजे पे आपने देखा होगा ऐसे करके यहाँ डिजाइन बनी रहती, तो इसी को मेहराब करते हैं। तो ये इसकी एक विशेषता थी। तो चलिए देखते हैं कि मध्यकाल में जौनपुर में स्थापित जो सरकी सल्तनत थी उसकी सांस्कृतिक विशेषताएं देखते हैं। तो जौनपुर नगर की स्थापना 1359 और 60 में फिरोज शाह तुगलक ने जूना खान की स्मृति में कराया था। यानी जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश का शासक था, उसने जूना खान की स्मृति में करवाया था। लेकिन यहाँ पे स्वतंत्र सत्ता की स्थापना मलिक सरवर ने की थी, जो एक स्वयं एक किन्नर था, जिसकी उपाधि क्या थी? मलिक उस्सर्ग थी। यानी मलिक सरवर की उपाधि मलिक उस्सर्ग थी। जब इसने यहाँ पे एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर दी, स्वतंत्र राजवंश की स्थापना कर दी, तो इस जो यार राजवंश बना उसको सरकी राजवंश कहलाया। जो सरकी राजवंश ने जौनपुर में कला व साहित्य के विकास को प्रोत्साहन दिया। इसलिए जब इस इतना ज्यादा इसका विकास हो गया कला और साहित्य के क्षेत्र में, इसको सिराज ए हिंद कहा जाने लगा। जौनपुर में सरकी कला की विशेषता क्या थी? बड़े बड़े दरवाजे बनते थे, यानी घर जो जो भी इमारत बनती थी उनमें बड़े बड़े दरवाजे बनाए जाते थे। भव्य मेहराबें होती थी, जैसे ये बताया गया, भव्य मेहराबें होती थी। ठीक है, यहाँ पे भव्य मेहराबें होती थी। भव्य मेहराबें, मीनारों गुंबदों का अभाव दिखाई देता है। लेकिन क्या है, मीनारें नहीं है और गुंबदों का अभाव दिखाई देता है। बड़े बड़े दरवाजे हैं, बड़ी बड़ी मेहराबें हैं, लेकिन मीनारें और गुंबद नहीं। इस काल में जौनपुर में सुंदर भवनों और मस्जिदों का निर्माण कराया गया। जौनपुर नगर जौनपुर नगर के भवन अपने सुंदर मेहराबों, अलंकृत मेहराबी छत के, जो छत होती थी जैसे बताया ऐसे बना हुआ है, तो बढ़िया यहाँ पे डिजाइन ऐसे करके बना दिया गया। ऐसे यहाँ पे डिजाइन बना दिया गया अलंकृत मेहराबी छत के साथ साथ शीश टेक के साथ वर्गाकार स्तंभों, अति विशाल ढलानदार दीवारों, मठों के लिए उल्लेखनीय थे। पारंपरिक जो इस्लामी शैली थी उसके हटकर यहाँ पे निर्माण हो रहा था। जौनपुर की मस्जिदें और मीनारों से यानी पारंपरिक जो इस्लामी शैली थी उसमें मीनार बनाई जाती थी, ये सारी होती थी, लेकिन इसमें इस्लामी शैली से हटकर यहाँ पे मस्जिदों मीनारे से वंचित थी, यानी मीनारें नहीं थी। इसकी प्रमुख विशेष। जौनपुर नगर की सबसे महत्वपूर्ण भवन था अटाला मस्जिद। वही अटाला देवी मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण भवन था अटाला मस्जिद, जिसे 1408 ईस्वी में इब्राहिम सरकी ने पूर्ण करवाया था। यानी अटाला मस्जिद को किसने? इब्राहिम शाह सरकी ने पूर्ण करवाया था। लाल दरवाजा मस्जिद भी यहाँ पे बनी हुई है, जिसको महमूद शाह की पत्नी बीबी राजा ने इसका निर्माण कराया था। फिर एक था शाही किला, यानी लाल दरवाजा मस्जिद, शाही किला, अटाला देवी मस्जिद। शाही किला का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के काल में ही शाही किले का निर्माण फिरोज तुगलक के काल में ही हुआ था। किले के सामने प्रवेश द्वार बनाया गया था, जिसमें कई अलग अलग कलर के पत्थर लगाए गए थे। फिर एक है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का निर्माण हुसैन शाह ने करवाया था।
यहाँ सुंदर शिल्पकारी की गई थी। एक है झांझरी मस्जिद भी है, जामा मस्जिद, झांझरी मस्जिद, लाही किला, लाल दरवाजा मस्जिद, अटाला मस्जिद, ये सभी सारे काम निर्माण का काम हुआ था। ठीक है, उपरोक्त विवरण के आधार पर कह सकते हैं कि मध्यकाल में जौनपुर न केवल राजनीति का बल्कि सांस्कृतिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर। मध्यकाल में हुए मध्यकाल में हुए भक्ति आंदोलन में उत्तर प्रदेश की भूमिका का निर्धारण कीजिए। तो भक्ति आंदोलन जो चालू हुआ था वो तो दक्षिण भारत से चालू हुआ था। अलवार और नैना संत थे, वो क्या कहते हैं, भक्ति के गीत गाते हुए आते थे और ये उत्तर भारत में भी आए। लेकिन उत्तर भारत में आकर इसके विचारों को और ज्यादा पालन पोषण हुआ और तार्किकता प्रदान की गई और बंधनों को तोड़ा गया इसके द्वारा। जो भक्ति आंदोलन के संत थे उन्होंने जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, सभी जो बंधन थे, जो जकड़न थी, उसको तोड़ दिया। जैसे रामानंद थे, ठीक है, रामानंद के जो शिष्य थे वो सभी जाति में शामिल थे। जैसे रैदास चमार थे, तो कोई कबीर जुलाहे थे, जाति के हो गए। कबीरदास जी अपने आप को हिंदू मुस्लिम का पुत्र कह रहे हैं मैं हिंदू मुस्लिम की संतान हूँ, तो धर्म की बेलियां खत्म हो गई। तुलसीदास जी आदर्श पत्नी कह रहे हैं, सीता जी को आदर्श पत्नी कह रहे हैं। तो इस हिसाब से लिंग की भी वो हो गई, लिंग का बंधन भी तोड़ दिया। फिर क्या हुआ, सूरदास जी राधा कृष्ण के बारे में लिख रहे हैं, उनके प्रेम प्रसंग के। हम्म, तो भक्ति आंदोलन में सारी बाधाएं, धर्म की, जात की, क्षेत्र की, साहित्य की बाधाओं को भी तोड़ दिया। क्योंकि कोई जो था संत वो ब्रज भाषा में लिख रहा था, कोई अवधि में लिख रहा था, तो कोई मगही में लिख रहा था, मतलब मगही में अपने विचारों का प्रचार प्रसार कर रहा था, अपनी उपदेश दे रहा था। तो इस हिसाब से इसने, देखो, भक्ति आंदोलन की शुरुआत या उसकी विचारधारा तो मान सकते हैं कि दक्षिण से आई थी, लेकिन जो उसका पल्लवन हुआ, जो उसका पालन पोषण हुआ, जो तार्किकता प्रधान हुई, जो उसका विकास हुआ, वो उत्तर भारत में हुआ। और उत्तर भारत में भी कहा, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बहुत सारे संत जो थे वो उत्तर प्रदेश से ही संबंधित था। जैसे रैदास को ले लो, कबीरदास जी को ले लो, वाराणसी के थे, तुलसीदास को ले लो, बांदा से थे, बांदा से थे, आगरा प्रयागराज से थे, शायद रामानंद प्रयागराज से थे। तो ये सारे हो गए। तो चलो देखते हैं। तो भक्ति आंदोलन भक्त काल में सॉरी मध्यकाल में हुए भक्ति आंदोलन में उत्तर प्रदेश की भूमिका का निर्धारण कीजिए। मध्यकालीन भारत की सबसे प्रगतिशील धारा भक्ति आंदोलन की थी, जो प्रथमतः प्रकट तो दक्षिण भारत में अलवार और नयनार संतों द्वारा हुई थी, क्योंकि संपूर्ण देश का पल्लवन यानी पालन पोषण उत्तर भारत में हुआ था। उत्तर भारत में भी वह भूमि उत्तर प्रदेश थी जहां भक्ति आंदोलन ने अपनी संपूर्णता को प्राप्त किया, यानी उत्तर भारत में भी उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है। भक्ति आंदोलन के दौरान हमारे वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे कई संत हुए जिन्होंने भक्ति की धारा को काफी आगे बढ़ाया, तार्किकता को आधार प्रदान। जैसे रामानंद हो गए, कबीरदास जी हो गए, सूरदास हो गए, वल्लभाचार्य हो गए, तुलसीदास, रैदास, मलुकदास आदि ने पूरे प्रदेश भर में जो उत्तर भारत था या वह वर्तमान का उत्तर प्रदेश में भक्ति आंदोलन को एक तार्किक आधार प्रदान किया। इन्हीं संतों के संयुक्त प्रयास से भक्ति की धारा दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आई और आगे यही धारा अखिल भारतीय रूप में भी आगे बढ़ी, ढल गई। उत्तर प्रदेश में विकसित इस भक्ति की धारा ने जात, लिंग, धर्म, भाषा, संस्कृति, साहित्य सभी को प्रभावित किया। रामानंद के शिष्यों में सभी जाति के लोग शामिल थे। जैसे धन्ना जाट था, रैदास चमार जाति से आते थे, कबीरदास जी जुलाहे थे जो मुसलमान जाति में आते हैं, मुसलमान धर्म में आते हैं। रामानंद ने जाति प्रथा की धारा को हतोत्साहित किया या इसकी प्रथा को, जकड़न को कमजोर किया। धार्मिक रूप से कबीर ने कविताओं में प्रकट हुई, ठीक है, कबीर ने स्वयं को हिंदू और मुसलमान का पुत्र बताया और मक्का को काशी और राम को रहीम के तुल्य बताया। तो लिंग के स्तर पर क्या हुआ भक्ति आंदोलन में, विकसित भक्ति आंदोलन में काफी प्रगतिशील विचार थे इसमें लिंग के स्तर पर। जैसे तुलसीदास है, सीता में एक आदर्श पत्नी का रूप देखा। तो वहीं रामानंद ने महिलाओं को भी अपना शिष्य के रूप में स्वीकार किया। सूरदास ने राधा कृष्ण का गुणगान किया। सूरदास जो थे उन्होंने राधा कृष्ण का गुणगान किया। हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख संतों ने लिंग के स्तर पर काफी काम किए। इन सबके अलावा उत्तर प्रदेश में विकसित भक्ति आंदोलन में भाषा और साहित्य को भी काफी प्रभावित किया। कोई संत अवधि में लिख रहा था, कोई ब्रज भाषा में। इस प्रकार कोई संत सगुण धारा के साहित्य के सृजन कर रहा था, तो कोई निर्गुण धारा का। इस प्रकार उत्तर प्रदेश का संपूर्ण भक्ति आंदोलन अपनी समग्रता में एक प्रगतिशील धारा थी। उपरोक्त विवरण के आधार पर कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन की धारा को उत्तर प्रदेश के संतों ने प्रभाव के स्तर पर द्विगुणित कर दिया। जो दक्षिण से चली थी उसको दुगुना प्रभाव
अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर का वो क्या है, यानी कि जो 18 नंबर का क्वेश्चन है मुगलों के, क्या क्वेश्चन कर रहा है, मुगलों के पतन के बाद, जब मुगलों का पतन हो गया तो उनके बाद अवध के नवाबों के राजनीतिक गतिविधियों पर प्रकाश डाल, अवध की गतिविधियों पर प्रकाश डालिए। जो नवाब थे वहाँ कई सारे नवाब थे, जैसे सादत खान, सफदरजंग, शुजाउद्दौला, आसफुद्दौला, वजीर अली, सादत खान, हैदर अली, वाजिद अली शाह। सादत खान जो थे, उन्होंने, सादत खान अवध के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक थे, जिन्होंने 1739 में शासन किया, 1739 तक, 1722, यानी सादत खान ही वे थे। तो सादत खान भी वे व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, यानी अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना, अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना सादत खान ने की थी। इन्होंने 1722 से 39 तक शासन तो किया, लेकिन हुआ है कि नादिर शाह ने 1739 में जब भारत पर आक्रमण कर दिया तो उनको बुलाया गया दिल्ली कि आइए नादिर शाह के विरुद्ध लड़ाई लड़नी है, उसमें हमारा साथ दीजिए। सादत खान गए दिल्ली और वहीं उनको बना दिया गया बंदी, और अंत में बेचारे विष खा के इन्होंने आत्महत्या कर दी। यानी जिन्होंने अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, सादत खान, उनको नादिर शाह से लड़ने के लिए दिल्ली बुलाया गया, वहीं बंदी बना दिया गया और अंत में बेचारे वहीं पे आत्महत्या करके, आत्महत्या उन्होंने खा लिया विष करके। तो सादत खान के साथ ऐसा हुआ था कि उनको बंदी बना लिया गया था, बुलाया गया था कि नादिर शाह से आके लड़ाई लो। इसके बाद कौन हुआ, इसके बाद इनका भतीजा जो था सफदरजंग, वो नवाब बना। उनको, जो मोहम्मद शाह थे, जो मुगल सम्राट थे, उन्होंने फरमान जारी करके अवध का नवाब घोषित कर दिया था, यानी उनके भतीजे को, यानी सादत खान के जो भतीजे थे सफदरजंग, उनको अवध का नवाब घोषित किया मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने। ठीक है, और वजीर भी नियुक्त कर दिया, तो इसलिए इनके जो उत्तराधिकारी थे वो नवाब वजीर कहलाते थे। फिर इसके बाद शासन किसका है, सुजाउद्दौला का। सुजाउद्दौला जो थे उन्होंने 1775 तक, 1754 से 75 तक शासन किया। सुजाउद्दौला ने, जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर अटैक किया था, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, तो उन्होंने अहमद शाह अब्दाली का शासन साथ दिया था मुसलमान होने की वजह से। और यहाँ पर क्या हुआ, जब अंग्रेजों से लड़ाई हो रही थी, बक्सर की लड़ाई हो रही थी, तो इन्होंने मीर कासिम, जो कि बंगाल के वो थे, कोई नवाब थे या पता नहीं कुछ थे, तो मीर कासिम का साथ दिया था इन्होंने। और लेकिन इनकी हार हुई थी, और इन्होंने, क्या हुआ था, सुजाउद्दौला ने क्या, क्लाइव के साथ में इलाहाबाद की संधि और हेस्टिंग के साथ में बनारस की संधि की थी। सुजाउद्दौला जिन्होंने, सुजाउद्दौला कौन थे, जो अहमद शाह अब्दाली के लड़ाई, अहमद शाह अब्दाली का पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। फिर बक्सर की लड़ाई हुई, बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ दिया, लेकिन हार गए, वो अलग बात है। फिर उन्होंने जब लड़ाई में हार गए बक्सर की, तो क्लाइव के साथ इसने इलाहाबाद की संधि की, और सुजाउद्दौला ने वारेन हेस्टिंग के साथ बनारस की संधि की। फिर आते हैं आसफुद्दौला। आसफुद्दौला अवध के नवाब बनते हैं, और इन्होंने एक काम किया, फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया, अवध की राजधानी, और वहां पे इमाम बाड़े का निर्माण कराया। फैजाबाद की संधि भी इन्होंने वारेन हेस्टिंग के समय में की थी, यानी आसफुद्दौला ने राजधानी स्थानांतरित की, इमाम बाड़े का निर्माण कराया और फैजाबाद की संधि की। फिर बने वजीर अली, सादत अली खान, अवध के नवाब बने। पहला शासक था सादत अली खान, ये पहला शासक था जिसने राजा की, अवध के राजा की उपाधि धारण की और विलेज अली की सहायक संधि स्वीकार की थी। अंतिम नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह। इन्हीं के समय में जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, इन्हीं के समय पर 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके डलहौजी के राज्य को हड़प लिया था। कौन, आउटरम था उस समय, रेजिडेंट रहा करता था, और उसने रिपोर्ट तैयार कर दी छोटी मोटी, और कुशासन का आरोप लगा कर उनको अपने साम्राज्य में मिला लिया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उपरोक्त विवरण के आधार पर कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी के में अवध के नवाबों ने उत्तर प्रदेश को एक राजनीतिक एकता दी, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश का इसी कारण महत्वपूर्ण विकास हुआ।